डियर स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन इस बचे हुए टाइम में अगर साइंस को लेकर आपके मन में कंसर्न है, दुविधा है और आप चाहते हैं कि कम से कम समय में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कर लेते, तो आज उसी की बात होगी। संक्षेप में, शॉर्ट में, ब्रीफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे और हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लेते हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन आपका ज़रूर कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले ये फिजिक्स से उठाते हैं। फिजिक्स का सबसे पहला टॉपिक यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चंस डेफिनेट है। पिछली बार की अगर बात करें तो दाब यानी प्रेशर्स का यूनिट पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, तरंग दैर्घ्य का यूनिट पूछा गया था, जो काफ़ी हल्का था, आसान था। लेकिन आने वाले समय में पता नहीं कौन से क्वेश्चंस टफ पूछे जाएं, जैसे वेबर किसकी इकाई है या टेस्ला किसकी इकाई है, ये सब टफ पूछे जा सकते हैं। तो हमें यूनिट्स कर जाना है। सबसे पहले टॉपिक फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन होता है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, कम से कम इतना आप ज़रूर कर जाएं। अब बल का तो न्यूटन होता है, लेकिन न्यूटन को अगर इसे और डिवाइड करेंगे तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे आयतन होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एम का तो केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बल की इकाई न्यूटन के अलावा हो गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तोड़कर भी आपको पढ़ना होगा। इसी तरह से पिछली बार आया था दाब का। अब दाब का प्रेशर का पास्कल भी होता है, बार भी होता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था इसके और भी यूनिट्स को लेकर और ई ऑप्शन था उसका आंसर। तो हमें इस तरह से समझना होगा, इंपॉर्टेंट यूनिट्स करना होगा। तो यूनिट्स सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक फिजिक्स का गति मोशन है और इससे भी क्वेश्चन दिखाई देते हैं। न्यूटन्स के तीनों नियम को करना होगा, बल की परिभाषा, जड़त्व की परिभाषा या प्रतिक्रिया कहाँ पे देखने को मिलती है। सर्कुलर मोशन आपको कर जाना चाहिए। इसमें 2 बल देखने को मिलते हैं, एक बाहर की ओर, एक केंद्र की ओर, यानी सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसे आप केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल को और इसके उदाहरण को जरूर आपको समझना चाहिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन देखने को मिलता है, गुरुत्वाकर्षण। अब यहाँ पर सबसे पहले अगेन न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आता है, F = gm/r²। अब यहाँ पर भी कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिट्स आपको करना ही करना है। साथ ही किसी भी पिंड का अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव, जैसे केंद्र पर हो गया, ध्रुवों पर हो गया, विषुवत रेखा पर हो गया, लिफ्ट में ऊपर नीचे आने पर भारहीनता की स्थिति कहाँ देखने को मिलती है, प्लाइन वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्केप वेलोसिटी, और कई बार इसका वैल्यू पूछा जाता है। साथ ही यहाँ पर केपलर का नियम भी देखने को मिलेगा। उसके बाद SHM आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। यहाँ पर भी समझने वाला 2 पॉइंट्स है। एक, घड़ी का लोलक यानी पेंडुलम तेज चलने लगेगा या स्लो चलने लगेगा, या फिर झूले पे झूलते हुए लड़की खड़ी हो जाएगी तो झूले का दोलन काल किस तरह से प्रभावित होगा। ये सारा एक फार्मूला से निर्देशित है और ये है T = 2π√L/g। टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, यानी लंबाई घट जाएगी, आवर्तकाल घट जाएगा, घड़ी तेज चलने लगेगी यानी झूला तेज चलने लगेगा। उसी तरह से लंबाई बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो घड़ी सुस्त चलने लगेगी। अभी जब कोल्ड है, जाड़ा है, तो ठंडे के कारण लंबाई घट जाती है, कम हो जाती है। लंबाई घट जाएगी, इसका मतलब है टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कम दूरी तक दोलन करेगा। इसका मतलब है कि घड़ी तेज चलने लगेगी। जाड़े में घड़ी तेज चलने लगती है चूंकि उसका पेंडुलम, उसकी लंबाई कम हो जाती है। उसी तरह से झूले पे झूलते हुए लड़की अगर खड़ी हो जाए तो उसका इफेक्टिव लेंथ कम हो जाता है, चूंकि CG की लंबाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लंबाई बढ़ जाती है, इफेक्टिव लेंथ घट जाता है। लेंथ घट गया, टाइम पीरियड घट जाएगा, यानी कहीं ज़्यादा तेज वो लड़की झूले पे झूलने लगेगी अगर वो खड़ी हो जाएगी। उसका नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कार्य शक्ति और ऊर्जा। इसमें भी डेप्थ में नहीं जाना है, केवल आप यूनिट तो पहले ही कर ही लें। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में रखें। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा = ½ mv²। अगर वेलोसिटी बढ़ा देंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा। उसी तरह से mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी = mgh, अगर हाइट घटा बढ़ा देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर क्या असर पड़ेगा। अब यहाँ पर भी यूनिट्स आ गया, तो इसमें कार्य शक्ति और ऊर्जा तीनों का ही यूनिट्स आपको जानना चाहिए। उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है वेव्स का, तरंग का। अब तरंग जितने भी वेव्स हैं, हम जितना कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, ये सारा कोई ना कोई वेव्स होता है। ये सारे वेव्स को आपको समझना है। छोटा सा टॉपिक है, इसमें मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव और अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थंग यानी माध्यम की गति के सीधे में या उसके परपेंडिकुलर कौन सा वेव चलता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है,
या मैकेनिकल वेव कौन है, नॉन मैकेनिकल वेव कौन है, इसी को आपको तरंग में समझना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जितने भी तरंग हैं, वेव्स हैं, चाहे वो माइक्रोवेव हो, गामा रेज हो, एक्स रेज हो, रेडियो वेव हो, या दृश्य प्रकाश हो, इंफ्रारेड रेज हो, ये सारे वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में किस प्रकार सबसे कम और सबसे अधिक है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी वेव्स हैं उनका तरंग दैर्ध्य और उनकी फ्रीक्वेंसी किस प्रकार कम से अधिक जाती है। जैसे गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम होता है, जबकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। बीच में आपको सजाना है कम से अधिक के रूप में, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपको समझना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा साउंड यानी ध्वनि। अब यहाँ पर भी आपको डेप्थ में नहीं जाना है, साउंड के अलग अलग प्रोपेगेशन अलग अलग सब्सटेंस में किस तरह से होते हैं, यानी पानी में या मेटल में या निर्वात में क्या साउंड चल सकता है, वैक्यूम में क्या साउंड मूव कर सकता है, साउंड किस तरह का वेव है, साउंड पर ताप, दाब या ह्यूमिडिटी का क्या असर पड़ता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक नंबर क्या है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये किस तरह की ध्वनियाँ हैं, इसे आप समझेंगे। और उसके बाद श्रव, अवश्रव और प्राश्रव ध्वनियाँ, यानी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ किस प्रकार की हैं, कुत्ता है, चमगादड़ है, गाय है, बकरी है, ये सब किस प्रकार की ध्वनियों को सुन सकते हैं। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच मानव तो सुन सकता है, इसे ऑडिबल रेंज कहते हैं। उससे नीचे इंफ्रासोनिक और उससे 20,000 से ऊपर प्राश्रव ध्वनियाँ हैं। ये सब पॉइंट टू बी नोटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आपको ध्यान में रखना है साउंड से रिलेटेड। उसके बाद हीट आएगा, उष्मा आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं करना है। प्रोपेगेशन ऑफ हीट यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, चालन, संवहन और विकिरण, इसे समझना है। अलग अलग माध्यम में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। C/5 = F-32/9, ये रिलेशन आप रट लें, याद कर लें। C/5 यानी सेंटीग्रेड, C/5 = F-32/9, ये रिलेशन है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान सेम होता है, समान होता है। ये वैल्यू आप पुट करके देखें, फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में सेम वैल्यू आएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, बस इतना कर लें। हीट में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हो गया, और ये सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप। उसका नेक्स्ट आता है लाइट, प्रकाश, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोड़ दें, बहुत कुछ नहीं करना है, केवल आप लेंस के उपयोग कर लें कि लेंस का अलग अलग उपयोग क्या है, और प्रिज्म से कलर का स्पेक्ट्रम, वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, इतना कर लें। और फिर दृष्टि दोष कर लें, लाइट समाप्त हो गया। 4 दृष्टि दोष जरूर आप अच्छे से कर लें, और इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बुढ़ापे में कौन सा दृष्टि दोष होता है, और दूर की वस्तुएं किसे नहीं दिखती हैं, और इसमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, ओम का नियम आप कर लें इलेक्ट्रिसिटी में, और इसमें भी यूनिट्स आ जाएगा। तो विभवांतर किसकी यूनिट है या कूलम किसकी यूनिट है। उसी तरह मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल, साउथ पोल और मैग्नेटिक फील्ड को समझना है, और अलग अलग पदार्थ इस मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार का आचरण करते हैं। उसमें 3 कैटेगरी बांटा गया है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। इसमें कोबाल्ट, निकेल और आयरन फेरोमैग्नेटिक है। उस तरह से ऑक्सीजन है, सोडियम है, ये किस प्रकार के सब्सटेंस है, मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार का आचरण करते हैं। और यहाँ पर भी यूनिट आप जरूर करें। साथ ही करंट में आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में अगर लगाते हैं, रेसिस्टेंस प्रतिरोध को अगर लगातार श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में अगर लगाते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो मैग्नेट में और इलेक्ट्रिसिटी में बस इतना करना है। फिजिक्स आपका ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। लास्ट में आपको कुछ डिवाइसेस दिखेंगे, किसी भी आप गाइड बुक में आप जा रहे हैं तो लास्ट में आपको कुछ डिवाइसेस हैं, उससे क्या मेज़र करते हैं। आमीटर क्या मेज़र करता है, वोल्ट मीटर क्या मेज़र करता है, ये सब आपको लास्ट में टॉपिक में दिया हुआ है। फिजिक्स समाप्त। चलिए केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक होता है तत्व, यौगिक और मिश्रण, और उसके धातु, अधातु, उपधातु, यानी पदार्थ की प्रकृति। छोड़ दीजिए, मत कीजिए, केवल आप कर लीजिए मिश्रण। मिश्रण यानी मिक्सचर। मिक्सचर किस प्रकार का, अलग अलग प्रकार का समांगी और असमांगी, यानी होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिश्रण, ये ज़रूर आप कर लें। और इस मिश्रण को किस विधि से हम अलग करते हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसमें क्रिस्टलाइजेशन है, डिस्टिलेशन है, क्रोमेटोग्राफी है, इसमें मिश्रण का पृथक्करण, ये आप ज़रूर कर लें। उसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से रखा हुआ है, और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। आइटम्स का क्या स्ट्रक्चर है, ये किस प्रकार अलग अलग सूक्ष्म कणों से बना है और किस तरह से व्यवस्थित है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका आवेश, इनका द्रव्यमान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, न्यूक्लियॉन में कौन कौन से सूक्ष्म तत्व हैं,
उसके बाद संभव हो तो डाल्टन का सिद्धांत, रदरफोर्ड्स थ्योरी और बोर-बरी का नियम, ये 3 आप ज़रूर कर लें। और उसके बाद आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर इतना कर लेते हैं, काम हो जाएगा। उसका नेक्स्ट आता है पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। अब आवर्त सारणी भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं, कितने इसमें आवर्त हैं और कितने इसमें पीरियड हैं, यानी कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं। साथ ही सबसे लेफ्ट साइड में, सबसे बाईं तरफ में क्यों धातुओं को रखा जाता है, इन्हें किस प्रकार के तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ होते हैं, जीरो ग्रुप कहाँ है, उसमें किस प्रकार के गैसेस हैं, सबसे बाईं ओर किस प्रकार के तत्वों को रखा जाता है, सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला मेटल, जीरो ग्रुप या निष्क्रिय ग्रुप या नोबल मेटल, ये सब क्या है समझना है। हैलोजेंस क्या है, ये कहाँ व्यवस्थित हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर बाएं से दाएं बढ़ें तो पीरियोडिक टेबल पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेंडलीफ और मोसले, मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर, मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया पीरियोडिक टेबल को। तो ये सब आप कर लें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीकरण अवकरण। इसे आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, चूंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें समझने में टाइम लगता है, छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपको विलयन यानी सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में बहुत कुछ है, केवल आप कर लें सस्पेंशन और कोलाइड कर लें। कोलाइड और सस्पेंशन इन निलंबन, कणों के आधार पर किसी भी सॉल्यूशन में कौन सस्पेंशन है, कौन कोलाइड है, कौन पाइस है, केवल इतना समझ लें। इसमें दूध है या ब्लड है या कुहासा है या धुआं है, कौन इसमें सस्पेंशन है, कौन इसमें कोलाइड है, केवल उदाहरण समझना है। नेक्स्ट आएंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यह है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। अब इसमें भी किसी भी तत्व की वैलेंसी, संयोजकता के आधार पर बंधन बनता है। तो इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 बॉन्डिंग समझना है। इसमें कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें किस प्रकार का बंधन है। अब अमोनियम क्लोराइड में किस प्रकार की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, या मीथेन में किस प्रकार की बॉन्डिंग है। साथ ही किस बॉन्डिंग में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी कहाँ देखने को मिलती है। साथ ही कौन सा बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीकेस्ट है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है या वीकेस्ट बॉन्ड है। तो CC सिंगल बॉन्ड, CC डबल बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड, यानी मीथेन, इथिलीन और सिस्टीन, यानी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको समझ लेना है, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन वीकेस्ट है, और किस प्रकार के तत्व में या यौगिक में किस प्रकार की बॉन्डिंग बनती है, कहाँ पर शेयरिंग होता है, कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कहाँ पर दोनों होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और यह है एसिड, बेस और सॉल्ट, अम्ल, भस्म और लवण। छोड़ दें, डेप्थ में नहीं जाना है, इतना तो आप कर सकते हैं। pH वैल्यू, pH मान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना है। कौन एसिडिक है, कौन अल्कलाइन है, 0 से 14 के बीच किस प्रकार एसिडिटी और बेसिसिटी घटती या बढ़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट, 0 से 14 के बीच अल्कलिनिटी और बेसिसिटी आपको देखने को मिलता है। अम्लीयता 0 से 7 के बीच घटती है, जबकि बेसिसिटी यानी क्षारीयता 7 से 14 के बीच बढ़ती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड है, 0 से 14 के बीच अम्लीयता और क्षारीयता किस प्रकार घटती और बढ़ती है, आपके बुक में दिया हुआ है स्केल बनाकर। साथ ही किस पदार्थ में किस प्रकार के अम्ल एसिड पाए जाते हैं, नींबू है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है या दूध है, इसमें किस प्रकार के एसिड्स मिलते हैं। या फिर इंडिकेटर्स यानी सूचक क्या है, मिथाइल ऑरेंज या फिनॉल्फ्थैलीन या फिर लिटमस किस प्रकार कलर को चेंज करके ये बता देता है कि कोई भी पदार्थ एसिडिक है या बेसिक है। तो एसिड, बेस और सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, pH स्केल करना है कि इसमें कौन से एसिड्स हैं ये करना है, और इंडिकेटर्स आपको करना चाहिए। और 0 से 14 के बीच ज़रूर आप समझ लें किस प्रकार 0 से 7 और 7 से 14 के बीच अम्लीयता और क्षारीयता घटती बढ़ती है। उसके बाद केमिस्ट्री का एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और यह है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन और उसके यौगिक। अब एक ही पदार्थ से, कार्बन से हीरा भी बना हुआ है, ग्रेफाइट भी बना हुआ है, और दोनों के चरित्र बिल्कुल अलग हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ज़रूर आप समावयवता पढ़ें, यानी आइसोमेरिज्म क्या है, और कार्बन क्यों सबसे अधिक कंपाउंड यौगिक बनाता है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी आप एक बार ग्लांस दे सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यह है एल्लोय यानी मिश्र धातु। तो कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु आपको करना ही चाहिए। जर्मन सिल्वर हो गया, नाइक्रोम हो गया, सोल्डर हो गया, कांसा हो गया, पीतल हो गया, ये सब तो आपको करना ही है, चूँकि एग्जाम्स में अगर इस बार नहीं आए दूसरे एग्जाम में देखेंगे। तो एल्लोय मिश्र धातु आपके बुक में दिया हुआ है, इसे भी आप ज़रूर अच्छे से एक जगह आप कलेक्ट करके रिवाइज करके याद कर लें, ताकि एग्जाम में कन्फ्यूज़न नहीं हो। कांसा और पीतल में इसमें भी कॉपर टिन या कॉपर जिंक कन्फ्यूज़न होता है। साथ ही कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किसी भी एल्लोय में 2-3 दिया हुआ है,
कॉपर का या टिन का प्रतिशत किस में सर्वाधिक है। बहुत बार एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं। और लास्ट में केमिस्ट्री का एक टॉपिक जिसमें मेटल और नॉन मेटल है, इसमें अलग अलग कंपाउंड्स को ज़रूर आप कर लें। साथ ही आप कर लें सोप और डिटर्जेंट और धोबिया सोडा और खाने वाला सोडा। सोप और डिटर्जेंट, उसके बाद बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये आप ज़रूर कर लें। और साथ ही जितने भी ओर्स हैं किसी भी मेटल के, ये भी आपको करना चाहिए। अयस्क किसी भी धातु, एल्युमिनियम है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, इनके अलग अलग ओर्स अयस्क क्या है, सबके एक या दो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स में आते हैं और आपके बुक में दिया हुआ है। तो अयस्क, किसी भी धातु मेटल्स के अयस्क आप ज़रूर करें। और साथ ही जितने भी मेटल हैं उनका केमिकल नेम और उनके विभिन्न प्रयोग, जैसे जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, लाफिंग गैस हो गया, वीपिंग गैस हो गया, ये सब आप कंपाउंड्स करें एलिमेंट्स के मेटल और नॉन मेटल में। और लास्ट में आपको दिखाई देगा जितने भी गैसेज हैं या जितने भी तत्व हैं उनकी खोज किसने की। ऑक्सीजन की खोज किसने की, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी खोज किसने की, ये सब लास्ट में दिया हुआ, एक ग्लांस आप वहाँ भी दे सकते हैं। केमिस्ट्री समाप्त। अब बात आती है लास्ट में बायोलॉजी की। बहुत बड़ा टॉपिक है जूलॉजी, बॉटनी, करने को पढ़ने को बहुत कुछ है। आइए इसे भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, छोटा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बायोलॉजी में दिखाई देगा सामान्य परिचय। तो सबसे पहले जूलॉजी, बॉटनी और फाइनली बायोलॉजी, इनके फादर ऑफ बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी कौन कहलाते हैं, ये जानना चाहिए। ब्रांचेज आपको दिखाई देगा लॉजी और कल्चर के रूप में। बहुत सारे लॉजी जैसे माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कोलोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, ये सारे लॉजी आपको करने चाहिए। और कल्चर जैसे सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, इसमें हम किसका स्टडी करते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ साइंस और साथ ही किस में किसका स्टडी करते हैं, ये सब आपको करना चाहिए लॉजी और कल्चर में, जो आपके बुक के पहले ही टॉपिक में दिया हुआ है। उसको नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो कोशिका का अध्ययन, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी दिखाई देगा। कोशिकाओं के बारे में डिटेल्स, लेकिन इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। आप केवल इसमें 2-3 फैक्ट्स पढ़ लें। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कोशिका के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है। किसी भी सेल का न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेल के, कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है, ये आप जरूर करें। उसके बाद कोशिका के अंग, सेल ऑर्गेनेल में 3 आप कर लें। इसमें आप कर लें राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका के अंगक में आप 4 पॉइंट कर लें सेल ऑर्गेनेल में, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। उसके कोशिका की खोज किसने की, किसने कोशिका सिद्धांत दिया, बस इतना आप कर लें। नेक्स्ट बायोलॉजी में आप बढ़ेंगे तो जीवों का वर्गीकरण आएगा। जितने भी जीव हैं उनका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए कई सारे साइंटिस्ट ने प्रयास किया, लेकिन इसमें हम लोग कार्ल लिनियस का 2 नाम पद्धति जानते हैं। और उसके बाद रॉबर्ट विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम दिखाई देगा। किंगडम सिस्टम्स को ज़्यादा नहीं देखना है, केवल आप रॉबर्ट विटेकर का नाम याद रखें, जिन्होंने जीवों का 5 जगत वर्गीकरण किया यानी 5 किंगडम सिस्टम दिया। उसको नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिखाई देगा सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कवक हो गया, शैवाल हो गया और लाइकेन यानी फंगस, अलगी और लाइकेन, ये 3 सूक्ष्म जीव आप कर लेंगे। साथ ही बैक्टीरिया और वायरस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अलगी कर लें, फंगस कर लें, लाइकेन कर लें जिसे लीचेन भी कहते हैं, और बैक्टीरिया और वायरस कर लें। बैक्टीरिया और वायरस खोज किसने की। बैक्टीरिया का जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो जीवन में लाभकारी हैं। उसके बाद हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कम समय में नहीं किया जा सकता, छोड़ सकते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, तंत्र, शरीर के तंत्र जिसे हमें करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पाचन तंत्र, उसका श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, हड्डी तंत्र है, ये सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ये आप ज़रूर कर लें। पाचन तंत्र से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। तो सिस्टम्स ऑफ द बॉडी ज़रूर आप कर लें। और साथ ही आप कर लें ब्लड और ब्लड ग्रुप। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, इनके अलग अलग नाम भी हैं। कहीं पर एरिथ्रोसाइट कहते हैं, कहीं पर थ्रोम्बोसाइट, कहीं पर ल्यूकोसाइट। प्लाज्मा क्या है, उसका ब्लड ग्रुप आप ज़रूर कर लें। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की और ये ग्रुप सर्वाधिक कौन सा ग्रुप भारत में मिलता है और कौन सा ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और ये है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाले डिजीज़। ये आप अच्छे से कर लें क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि टीबी किस प्रकार का डिजीज़ है, वायरल या बैक्टीरियल। जॉन्डिस किस प्रकार का डिजीज़ है, काली खांसी किस प्रकार का डिजीज़ है, स्लीपिंग सिकनेस किस प्रकार का डिजीज़ है, फूट एंड माउथ डिजीज़ किस प्रकार का डिजीज़ है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी विटामिन हैं उनका बायोकेमिकल नेम और उनके डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़।
रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सब किससे होता है? रेटिनोल, एक्सोरोफाइटोल, फिलोक्विनोन किसे कहते हैं? तो जितने भी विटामिन हैं, बायोकेमिकल नेम और उनकी डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़। और लास्ट में आपको दिखाई देगा कुछ डिवाइसेस, उससे हम क्या मेज़र करते हैं, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी भी समाप्त, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना अगर आप कर लेते हैं केवल सतही रूप से, तो 5 से 10 क्वेश्चन हमें लगता है कि ज़रूर आपका स्ट्रेंथन होगा या बढ़ेगा। टेक केयर।